हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज फिर एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमारे 20 तक क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ITI या JEE लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को उठा के देखिएगा, आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को ध्यान से देखिएगा। सेशन पे पहली बार होंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफार्मर है? ट्रांसफार्मर क्या है? AC to DC चेंज करता है, DC to AC चेंज करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन DC वोल्टेज या स्टेप अप या स्टेप डाउन AC वोल्टेज। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर कभी भी DC पे काम नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर ट्रांसफार्मर DC पे काम करेगा तो क्या होगा? उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगी उसकी? ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि हमको पता है कि DC में क्या होता है, DC में केवल R स्टेबलाइज रहता है, R का अस्तित्व रहता है, XL XC का नहीं रहता है। और AC लगाने पे क्या होता है, हमारे R के साथ साथ एक्सल यानी रिएक्टेंस भी होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंस भी होते हैं। तो इससे होता क्या है, रिएक्टेंस होने से आपकी जो वैल्यू होती है, यानी जो जेड होती है, एक तरीके से जो जेड की वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे आई का मान कम हो जाता है। तो इससे हीट जल्दी नहीं होता है, तो जलने के भी चांसेस बाइंडिंग की कम होती है। मगर DC में क्या होती है, केवल और केवल R का अस्तित्व होता है, जिससे हमारी बाइंडिंग जल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। और दूसरी कहानी, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, जो कि केवल और केवल AC में पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हमारा जो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, जो भी करता है, वो हमारे ऑप्शन नंबर D AC वोल्टेज को ही करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? मेरी एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी एक तरीके से स्टैटिक मशीन है, इसमें कोई गतिशील भाग नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टैप चेंजर का यूज कहाँ करते हैं, यानी टैप चेंजर किस ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो जो टैप चेंजर जनरली जो यूज करते हैं हम लोग किस में करते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। टैप चेंजर का काम क्या होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग की, जैसे मान लीजिए ये वाइंडिंग है मेरी, तो यहाँ पे टैपिंग करके आप चाहें तो वोल्टेज को मान को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पावर ट्रांसफार्मर में हम चाहे तो टैपिंग करके अपने हिसाब से वोल्टेज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टैप चेंजर जनरली जो यूज़ होता है वो पावर ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन क्या पूछता है कि करंट ट्रांसफार्मर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी ओपन नहीं रखते हैं, तो वो हमारी रहती है करंट ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन पूछता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होती है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होती है जिसकी टर्न रेशियो 1:1 में होती है, यानी प्राइमरी में अगर 100 टर्न है तो सेकेंडरी में भी 100 टर्न होते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में किस टाइप के ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर वेल्डिंग है तो उसके लिए तो करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, क्योंकि H = I² लगाना है, तो इसके लिए वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये केवल और केवल किसमें पॉसिबल है? तो सर ये मेरा पॉसिबल है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो हम किस में यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। सही है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। और DC जनरेटर की बात करता है तो किस जनरेटर का यूज़ करते हैं? तो डिफरेंशियल जनरेटर का यूज़ करते हैं उसमें, क्योंकि उसमें भी वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होती है। सही है, चलो आगे ये क्वेश्चन एक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कुछ नहीं, ये दो टाइप के होते हैं, या तो वो PC होगा यानी पोटेंशियल
या तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा पीटी, या फिर सीटी होगा, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, पीटी जो मेरी होती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, और जो सीटी होती है मेरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। सही है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ रेसिस्टेंस मल्टीमीटर मेजर करता है। मल्टीमीटर जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसको एवियोमीटर भी बोलते हैं, यानी अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, तीनों का कॉम्बिनेशन ये होता है। तो किस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम प्रयोग करते हैं सर मल्टीमीटर क्यों यूज़ करते हैं, तो सर ये हमारी तीनों धारा, यानी एक तरीके से कहें तो करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस तीनों को मेजर करता है, इसलिए मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, मल्टीमीटर में कौन से कॉइल का प्रयोग करते हैं, तो पीएमएमसी टाइप होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के होते हैं। कौन, हमारे पीएमएमसी मल्टीमीटर, इसको याद रखना है। इस मल्टीमीटर को हम लोग एवियोमीटर भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवियोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है क्या बोलते हैं इसको, अर्थ रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय। अर्थ रेसिस्टेंस को कैसे माप सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। केमिकल सॉइल टेस्ट से, आईआर टेस्ट से, डचर ओम मेथड से, या बाय फॉल्ट पोटेंशियल मेथड, या फिर यूजिंग अर्थ मेथड, यानी फॉल्ट पोटेंशियल अर्थ टेस्टर से। तो इसका जो सिंपल है अर्थ टेस्टर ही दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अर्थ टेस्टर का यूज़ करके हम चाहे तो इसको मेजर कर सकते हैं। और फॉलो पोटेंशियल मीटर, यानी विभव में गिरावट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थिंग का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए और पोटेंशियल भी लगभग शून्य के बराबर, यानी एकदम गिरा होना चाहिए। जितना कम हो सके पोटेंशियल उतना बढ़िया। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्हीं दो का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थ रेसिस्टेंस मापने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन क्या है कि पीएमएमसी टाइप प्रकार के उपकरणों का स्केल कैसा होता है। पीएमएमसी प्रकार के स्केल का कैसा होता है, देखते हैं पहले ध्यान से। अगर पीएमएमसी की बात आती है तो इसमें ये देखते हैं कि पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है टीडी, वो क्या होता है, बीना, BINA, बीना, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समानुपाती, धारा के समानुपाती, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती, और ये मेरी क्या है परिच्छेद कार्य जो है कॉइल की उसके समानुपाती। ठीक है, जो सोलेनॉइड बना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी धारा के क्या है, सभी चीज़ के समानुपाती है। और जब कोई भी चीज़ समानुपाती होती है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा प्रॉब्लम हो रही। चलिए ठीक है, वो क्या होता है हमेशा, बिना बताए थे ना, टी डी इक्वल टू एन ए, यानी जब हमारी टॉर्क बढ़ेगी, जब धारा बढ़ेगी, जब धारा बढ़ेगी और ये टॉर्क बढ़ेगा तो हमेशा क्या बनेगा, रेखीय बढ़ेगा। तो इसका जो स्केल होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, यूनिफॉर्म होता है। वही अगर बात करता है किसका, पीएमएम, उसका बात करता है क्या बोलते हैं, मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन का कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, या फिर जिसको क्रैम्प्ड बोलते हैं उस टाइप से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म स्केल पे सही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना पीएमसी का स्केल कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, बुशिंग, कम्यूटेटर, टेकोगेज या रेस्पिरेटर। किसका होता है, देखो कम्यूटेटर तो हमको पता है किस में यूज होता है, डीसी मशीन में यूज होता है। ठीक है, रेस्पिरेटर जो होता है
हमारे अधिकतर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है। ब्रीदिंग मतलब जहाँ पे एयर को इंटेक्ट करना होता है। तो हम तो चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में इंटेक्ट ना हो, इसलिए क्या करते हैं, ब्रेदर लगाते हैं, सिल्का जेल लगाते हैं, उसमें भरते हैं क्योंकि जो नमी उमी हो सारी चीज़ को बाहर निकाल दे, हल्की सी उसमें हवा का मॉइस्चर न रहे। तो इसमें जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, बूसिंग। और बूसिंग बना किसका होता है, मेनली पोर्सिलिन का बना होता है। जो तुम बाहर 3 ट्रांसफार्मर के निकला हुआ देखते हो ना ब्राउन कलर का, वही तुम्हारी बुश होती है। सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बूथिंग हो जाएगा, कंजर्वेटर टैंक हो जाएगा, मेन टैंक हो जाएगा, तुम्हारे ब्रेदर हो जाएंगे, ये सब तुम्हारे जो भी चीज़ें तब ट्रांसफार्मर के भाग हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से कौन सा नियम लागू है, तो ये जो जूल्स का नियम है वो तो हीटिंग इफेक्ट है, हीट के लिए दिया गया है। लेंज लॉ तो वो है कि जिसके साथ उत्पन्न होगी उसी का विरोध करेंगे। इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम निकालते हैं E बराबर -n d∅/dt। उसमें जो लेंज लॉ है मेरा यही है ना, माइनस वाला, तो लेंज लॉ हो गया। किरचॉफ का 2 नियम है, सबको पता है किरचॉफ के 2 नियम KVL और KCL होते हैं, ठीक है। और एक जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ वही हमारा होता है कि E बराबर I cos थीटा अपॉन d², ठीक है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी जो होता है, सभी क्या होते हैं, लैम्बर्ट कोसाइन के ही नियम होते हैं, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी जो होता है इल्यूमिनेशन से ही संबंधित है। सही है, तो इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लैम्बर्ट कोसाइन लॉ सही हो जाएगा, जो कि इल्यूमिनेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस डिस्चार्ज लैम्प। इनमें से कौन सा ऐसा है जो गैस डिस्चार्ज लैम्प है, ठीक है। देखो याद रखना, कार्बन फिलामेंट लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, आर्क लैम्प, इनमें से केवल एक और एक ऐसा मात्र लैम्प है जो गैस डिस्चार्ज लैम्प है, और वो कौन सा है, सोडियम वेपर लैम्प। और जो मरकरी वेपर लैम्प होती है वो भी क्या होती है, गैस डिस्चार्ज लैम्प होती है। नियॉन लैम्प जो होती है वो भी गैस डिस्चार्ज लैम्प होती है। ये सब सभी गैस डिस्चार्ज लैम्प होती है, ठीक है। ये कार्बन फिलामेंट लैम्प हमारे क्या है, इनकैंडेसेंट लैम्प में आती है, जिसमें फिलामेंट लगा होता है उसे इनकैंडेसेंट लैम्प या फिर नॉर्मल जो लैम्प होती है उसको बोलते हैं। सही है, तो यहाँ पे सोडियम वेपर लैम्प हमारा सही हो जाएगा। ये कलर कैसा देता है, तो शुरुआत में सर ये येलोइश कलर का देता है, ठीक है। शुरुआत में कैसा देता है, तो पिंक देता है, 10 से 15 मिनट बाद येलो कलर देने लगता है। स्टार्ट होने में लगभग कितना समय लेता है, पूरी तरीके से ग्लो होने में लगभग सर 15 मिनट का समय ये लेता है। सही है, इसमें एक ट्रांसफार्मर भी यूज होता है, इसको याद रखना है। ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सही है, चलो अगला, अ क्रिस्टल डायोड हैज, क्या होता है, डायोड में क्या होता है, 1 पीएन जंक्शन होता है, 2 पीएन जंक्शन होता है, 3 पीएन जंक्शन होता है, 4 पीएन जंक्शन होता है। तो देखो अगर बनाएंगे एक तरीके से ऐसे, ये होता है, उसमें एक ये होता है, ऐसे लाइन बनी होती है, यहाँ पे P हो जाती है, यहाँ पे N हो जाता है, यहाँ पे मेरे क्या हो जाते हैं, एक एनोड हो जाता है, दूसरा कैथोड रहता है। अब ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। और ये मेरी लेयर हो जाती है, पी लेयर, एन लेयर, ठीक है। और ये मेरे एनोड कैथोड हो जाते हैं। तो ये जो जंक्शन है, ये कितने जंक्शन है, यानी दो लेयर को मिलाने वाले जो बीच की परत होती है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो कितने जंक्शन है, एक ही जंक्शन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 पीएन जंक्शन होते हैं सर। कितने होते हैं, 1 पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना बाबू, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे एग्जामों में, ठीक है। तो सेशन पसंद आ रहा है बाबू, लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, चैनल को। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ट्रांजिस्टर में कितने डिप्लेशन लेयर होते हैं, फिर पूछ दिया। तो ट्रांजिस्टर के डिप्लेशन लेयर की बात करें तो सबको पता है, सॉरी ये होता है। अब इसमें देखें तो ये जो हमारी है, ये हमारी एक तरीके से कहें PNP मान लेते हैं, PNP। ये हमारी जो गेट होती है उसको टर्मिनल जो होते हैं एमीटर, इसको बेस और इसको
कलेक्टर बोलते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। 3 टर्मिनल मिल गए हमको, सही है। अब अगली जो कहानी होती है इसमें ये होती है कि सबसे अधिक लेयर जिसकी होती है, सबसे चौड़ी लेयर जो होती है, सबसे अधिक एरिया जिसका होता है वो किसका होता है, कलेक्टर का। फिर किसका होता है, एमीटर का। फिर लास्ट में सबसे कम पतली एरिया किसकी होती है, बेस की होती है। मगर कंसंट्रेशन की बात करें तो सबसे अधिक एमीटर की होती है, फिर कलेक्टर, फिर बेस। इसका याद रखना है। तो कितने लेयर है मेरे, तो सर हमारे लेयर जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं बट हैं। कितने हैं, तो सर एक ये 1 लेयर, 2 लेयर और ये 3 लेयर। कितने लेयर हैं, 3 लेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर 3 लेयर यहाँ पे सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर कैसा होगा। अच्छा, हमको पता है कि डीसी तो देगा क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, मेरा काम एसी को डीसी में बदलने का करता है। अब वो हाफ रेक्टिफायर है तो आधे साइकिल को डीसी में बदलेगा और फुल वेव रेक्टिफायर है तो पूरे साइकिल को डीसी में बदल देगा। मगर उसमें एक फिल्टर लगती है, एल फिल्टर, सी फिल्टर, पाई फिल्टर, एलसी फिल्टर, ये सब सारी फिल्टर लगती हैं। ठीक है। अगर फिल्टर ना लगे तो क्या होगा, क्या डीसी में नहीं मिलेगा, सर बिल्कुल डीसी में मिलेगा। मगर फिर कहानी वही हो जाएगी कि क्या होगा, पल्सेटिंग डीसी मिलने लगेगी। क्या मिलेगा सर, पल्सेटिंग डीसी मिलने लगेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो डीसी कुछ इस प्रकार से मिलेगी फिर। और हम डीसी का मतलब क्या जानते हैं, डीसी का मतलब ये। ठीक है। तो जब तक फिल्टर नहीं लगाएंगे हम इससे, वैसे तो आइडियली ऐसा कभी मिलता नहीं है, आइडियली कभी ऐसा मिलता नहीं है, मगर हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर लगा के थोड़ा बहुत ये जो है ये फ्लक्चुएशन थोड़ा कम कर सकते हैं। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पल्सेटिंग डीसी। चलो अगला क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द रोटर, यानी रोटर की संरचना के आधार पर किस प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर संभव हो सकती है, किस प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर पॉसिबल है। 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हो सकती है सर संरचना के हिसाब से। ये होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। तो क्या बोथ होती है, हाँ सर बोथ, हम चाहें तो मार सकते हैं कि सिर्फ दोनों ही होती है। सही है। याद क्या रखना है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग की जगह छड़ों का प्रयोग करते हैं और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसे वाउंड रोटर भी बोलते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की टॉर्क ज़्यादा होती है, स्क्वायर केज की कम होती है। मगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी स्क्वायर केज की ज़्यादा होती है, स्लिप रिंग की कम होती है। ठीक है। स्लिप रिंग में 3 क्या होते हैं, स्लिप रिंग प्रयोग होते हैं और स्क्वायर केज में स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वाइंडिंग होती नहीं है। स्क्वायर केज में जो बार होते हैं, जो छड़े होते हैं, उसे एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है और एंड रिंग उसी मटेरियल का बनेगा जिस मटेरियल के आपके छड़ होंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टेटर ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। पहला, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के बारे में पूछा है, क्या सही है। इट इज मेड ऑफ अ सिंगल सॉलिड मटेरियल, एक सॉलिड मटेरियल से बना होता है, ये सैलिएंट पोल होते हैं, टर्मिनल को कम्यूटेटर के माध्यम से निकाला जाता है। पहला काम तो ये गलत हो गया। दूसरा, क्या सिंगल सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं, नहीं, अलॉय से बन भी सकते हैं, कास्ट आयरन ये सब जो है। सैलिएंट पोल होते हैं। वाइंडिंग आर इंस्टॉल्ड इन स्लॉट, ये सही है क्योंकि जो वाइंडिंग होती है सदैव किस में रखी जाती है, स्लॉट में भर भर के बनाई जाती है। किसमें, स्लॉट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। स्लॉट में वाइंडिंग की जाती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर, उसको क्या बोलते हैं। हमको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, हमारी ns होती है, और एक्चुअल स्पीड यानी रोटर की स्पीड की बात, जो एक्चुअल घूमती है हमको दिखाई देती है, वो n। हमको सिंक्रोनस स्पीड नहीं दिखाई देती क्योंकि वो फ्लक्स की स्पीड होती है। फ्लक्स की स्पीड जो होती है, जिस स्पीड से वो रोटेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जो कि हमको नहीं दिखती, वो इमेजिनरी चीज़ है। मगर रोटर हमको घूमती हुई दिखाई देती है तो वो एक्चुअल स्पीड हो जाती है। और इसके अंतर को ही सबको पता है, क्या बोलते हैं, स्लिप। क्या बोलते हैं, स्लिप कमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड के बीच के अंतर को ही स्लिप बोलते हैं। जिसकी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्लिप गति बोलते हैं।
सही है। चलो अगली कहानी कि DOL का फुल फॉर्म क्या होता है। सबको पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मेनली 3 स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है DOL, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, चौथा ऑटो ट्रांसफार्मर और पांचवा एक रियोस्टेट स्टार्टर भी होता है, जो बेसिकली हम तीन ही का प्रयोग करते हैं। DOL जो होती है लगभग कितने के हॉर्स पावर के लिए यूज़ की जाती है, तो सर ये मेरी यूज़ की जाती है 5 HP के लिए। कितने के लिए? 5 HP के लिए। ये जो स्टार वाली होती है वो 5 HP टू 20 HP के लिए की जाती है, और जो ऑटो होती है 20 HP के ऊपर के लिए की जाती है। सही है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, तो DOL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको सर बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। सही है। जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे जो अपने घरों में जो मोटर लाते हैं उसके लिए जो हम स्टार्टर प्रयोग करते हैं वो DOL स्टार्टर ही प्रयोग करते हैं। सही है। चलो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिले इज कनेक्टेड इन DOL। ये क्वेश्चन है कि DOL में किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? रीड रिले, इम्पल्स रिले, लैचिंग रिले या थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थर्मल लोड रिले, कि जब मोटर ज़्यादा गर्म हो जाती है या फिर जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो हमारी जो क्या होती है वो अपने आप ट्रिप कर जाती है। देखते हो कभी कोई जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो अपने आप क्या हो जाती है, मोटर बंद हो जाती है, कट से बंद हो जाएगा। या फिर कम वोल्टेज होती है तो अपने आप ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए क्या सुरक्षित के लिए देता है? थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि मोटर थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, सीलिंग फैन के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन सा यूज़ करते हैं? सीलिंग फैन के लिए किस मोटर का यूज़ करते हैं हम लोग? अच्छा, सीलिंग फैन में देखे होगे जो हम कैपेसिटर लगाते हैं वो पहले तो पूछेगा बताओ कितने माइक्रोफैराड का होता है। तो बेसिकली वो 2.5 से 3 माइक्रोफैराड तक होता है। 2.5 से 3 माइक्रोफैराड तक होता है। क्या वो ऑयल फील्ड होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो देखो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है क्योंकि उसमें टर्मिनल बने होते हैं। मगर हम लोग जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं किसी भी टर्मिनल से कैसे जोड़ देते हैं वो काम करता ही है। तो वो क्या होते हैं, ऑयल फील्ड, सॉरी वो क्या होते हैं मेरे अधिकतर ऑयल फील्ड होंगे, याद रखना, ऑयल फील्ड होंगे या फिर क्या होंगे, पेपर कैपेसिटर। क्या होंगे? पेपर कैपेसिटर वाले होते हैं, पेपर कैपेसिटर वाले होते हैं। याद जी, इतना याद रखना। अच्छा, ये क्या हमेशा तुम देखोगे कि तुम्हारे मोटर में वो फैन में हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये हमारे परमानेंट कैपेसिटर होते हैं जो कि हमेशा, इसको ऐसा थोड़ी है कि 70-75% की स्पीड जब पकड़ लेता है मोटर तो वो कैपेसिटर हम हटा लेते हैं, नहीं हटता ना, कंटिन्यूस लगा होता है और उसका यूज़ भी होता है। कैपेसिटर हटा लोगे तो मोटर चलता ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसमें परमानेंट कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर की एक खासियत होती है कि जो पावर फैक्टर क्या होती है, ज़्यादा होती है। याद रखना, परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है उसकी पावर फैक्टर ज़्यादा होती है मगर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, कम होती है। स्टार्टिंग टॉर्क किसकी अधिक होती है? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की होती है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन, वही कहानी कि अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो अल्टरनेटर है किसके सिद्धांत पे काम करता है? सबको पता है कि अगर मशीन है तो बेसिकली एक दो को छोड़ा के बाकी सभी मशीन जो होती है मेरी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। बस जो डीसी मशीन है वो लॉरेंस फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है, डीसी मोटर नहीं, बाकी सभी जो है फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। सही है। लेंज लॉ वही है, जिसके साथ उत्पन्न हो गया उसी का विरोध करेंगे। अगर फ्लक्स से वो उत्पन्न हो रहा है, अगर किसी फ्लक्स से करंट उत्पन्न हो रही है तो वो करंट उसी फ्लक्स का विरोध करने लगेगा। ठीक है, ओम्स लॉ पता है, V बराबर आई है। एम्पियर्स लॉ पता ही है, उसने बोला था कि जब किसी करंट में कोई धारा प्रवाह होती है तो उसके अगल बगल क्या होती है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है। सही है। चलो तो याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। इनमें से कौन सा है एक अल्टरनेटर का प्रकार है, यही पूछा है। बताओ इनमें से कौन सा एक प्रकार का तुम्हारा क्या है, अल्टरनेटर है। रोटेटिंग कम्यूटेटर प्रकार, स्क्विरल केज
अच्छा, जो रोटेटिंग कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर तो जहाँ भी आएगा एक तरीके से डीसी की ही बात हो रही होगी, इसको हटाओ। स्क्वायर के तो तुम्हारे 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, आईएम होते हैं इंडक्शन मोटर, इसको हटाओ। कैपेसिटर स्टार्ट तो सिंगल फेज टाइप के मोटर होते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, अब बता क्या रोटेटिंग आर्मेचर। हमको पता है कि और मशीनों में और ये सिंक्रोनस मशीनों में एक अंतर है कि और मशीन में जो आर्मेचर होते हैं वो रोटेटिंग होते हैं और स्टेटर क्या होता है, हमारी फिक्स होती है। मगर अल्टरनेटिव सिंक्रोनस मशीन एक प्रकार का ऐसा मशीन है जिसमें हमारी आर्मेचर क्या होती है, स्टेशनरी होती है, और जो फील्ड वाइंडिंग यानी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, रोटेटिंग होती है। क्योंकि वो कहाँ लगी होती है, वो हमारी लगी होती है रोटर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप के जो होते हैं वो मेरी क्या होती है, अल्टरनेटर होती है। सही है। अल्टरनेटर बेसिकली जब डिवाइड करते हैं तो सेलिएंट नॉन सेलिएंट या फिर सिलेंड्रिकल नॉन सिलेंड्रिकल के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। सही है। अल्टरनेटर से हम क्या कर सकते हैं, 3 फेज जनरेशन कर सकते हैं। सही है। आज के लिए बाबू इतना रहने देते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है बाबू तो सेशन को लाइक से, और क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और तुम क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हाल फिलहाल में जितने एग्जाम हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है बाबू, तो सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।